हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट, एचटेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपके जो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री है, एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर नंबर 8 है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यह जो हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल नई बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे एनसीईआरटी बुक करवाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी की बुक से आपको करवाए आप उसी को जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे अपडेट होते हैं। ठीक है, तो आप समझदार हैं, इसलिए जो भी बुक को देखना है एनसीईआरटी की यूट्यूब पर, तो एकदम अपडेट देखना न्यू बुक से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी की बुक को बिल्कुल नया करा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। ठीक है, यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ठीक है, यह आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब ये है मैप, आप देख लेंगे कि कौन कौन से जो नए नए राजनीतिक जो है नए राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, ये आप चित्र में देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यह मानचित्र। अब बाकी ये भी मानचित्र को आप देख लेंगे, इसमें सारा दिखा रखा है कि ब्रिटिश क्या है नियंत्रण के अंतर्गत जो क्षेत्र थे ये सब सारे यहाँ पर दिखाए गए, जो ये आपके ये सब सारे हैं। ठीक है, अब बाकी जो राज्य हैं वो स्वतंत्र राज्य हैं। चलिए, यह मानचित्र यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि है जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी की पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, यानी कि देखिए लास्ट में अगर हम कह सकते हैं तो जो सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो औरंगजेब था। ठीक है, लेकिन इनकी भी मृत्यु 1707 में हो गई थी, जिसके बाद क्या है कि जो मुगलों के अंतर्गत जो भी साम्राज्य थे वह क्या है स्वतंत्र होने लगे। ठीक है, यानी इस पे जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। चलिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से क्या है 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, के दौरान जो उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहला यहाँ पर देख रहे हैं कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की थी, यानी मुगल साम्राज्य के बाद जो भी शासक आए मुगल साम्राज्य में उनके लिए काफ़ी समस्या थी। ठीक है, यानी कि अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए यहाँ पर देखेंगे आप कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में भी कमी आती गई। ठीक है,
उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। ठीक है, क्योंकि अंतिम जो मुगल शासक शक्तिशाली जो था वो औरंगजेब ही था। इसके बाद जितने भी शासक बने थे वो क्या है, इन सारे जो है विरोध को वो क्या है रोक नहीं पाए। ठीक है, यानी जो भी बदलाव हुआ। चलिए आगे देखते हैं। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, यानी कि फसल तो बहुत हुई थी लेकिन क्या है टैक्स न मिल पाने के कारण क्या है तिजोरियां खाली थी। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालीपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन रहे हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो गया कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा थी कि वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं पैसा कहाँ से देंगे। ठीक है, बिल्कुल सत्य। जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो अपने सैनिकों को कहाँ से देंगे। ठीक है, आगे देखिए। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि नादिर शाह का आक्रमण भारत पर कब हुआ। ठीक है, तो 1739 में हुआ था दिल्ली पर। ये आपको नोट होना चाहिए कि 1739 में दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमणों का तांता लगा, यानी कि इसके बाद अहमद शाह अफगानी यानी अफगान जो शासक था, ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया। कब किया था? उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में कब आक्रमण किया था, कितनी बार किया था? 5 बार किया था। 1748 से 1761 के बीच में इन्होंने किया था। ठीक है, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण था, उसके बारे में क्या दिया है। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहर और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन। देखिए, पेपर में आपसे पूछता क्या है कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो वो क्या है, मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को उन्होंने क्या है लेके चला गया था अपने साथ ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली के पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर यानी कि जहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नादिर शाह का चित्र ये आपका है चित्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, यानी कि तुर्क मूल के थे। काफी समय पर प्रवर्ती मुगल शासक इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों ही कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर, कब से कब तक, फर्रुखसियर 1713 से 1719 से, और आलमगीर द्वितीय 1745 से 1759 तक। ठीक है, इनका शासनकाल रहा कि जब इनकी हत्या हो गई तब हुई। ठीक है,
और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब इनके बारे में हम देखते हैं। अब राजपूत क्या किए? बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। ठीक है, आगे देखिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजय सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य को में मिला लिया। दूसरे और अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी दे दी। ठीक है, और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थानों में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रोक गया। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे। चित्तौड़ का किला है राजस्थान में। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कुएं को कुंडी बोलते हैं। ठीक है, बावली जैसे कई जल निकाय थे, यानी कि जल के स्रोत थे, कहाँ से जल निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। जयपुर के राजा जयसिंह 1732 में एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, यानी कि स्टोरी सब एक एक पॉइंट को पढ़ना है, लेकिन जहां पर फैक्ट है वहां पर आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1577 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगलों का जो अधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, तो आपको मेवाड़ याद रखना। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा, लेकिन वे अपने निर्णय पर क्या दृढ़ रहे। ठीक, कौन? मुगल के राजा राणा प्रताप। ठीक है, यह देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखेंगे। अंबेर के शासक सवाई राजा जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। आपसे पूछा जा सकता कि जो 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता नहीं कि अमेरिकी शासक सवाई जयसिंह दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। ठीक है, जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आज़ादी हासिल करना। ठीक है, आज़ादी हासिल करना कि बहुत सारे लोग अपने को स्वतंत्र कर लिए, जिसमें से सिख को देखते हैं। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए पेपर में पूछा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया और कब किया, तो ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु की बात क्या, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा, गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया।
आगे सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे क्या 1716 में मार दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। देखिए पेपर में आपसे क्या पूछा सकता है कि जत्थे और मिसलों ये जो संगठन है ये किसके हैं। ठीक है, ये सिख धर्म की क्या है संगठन है, तो आपसे पेपर में यही पूछा सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको मैं एनसीईआरटी की बुक में एक एक चीज को करवाता हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, केवल मेन पॉइंट को पढ़ना ही उचित नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि जत्थों और मिसलों ये किसके संगठन है, सिख धर्म के। ठीक है, चलिए इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती है। देखिए आपसे ये भी पूछा सकता है कि जत्थों और मिसलों दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो यहाँ पर दिया है कि जत्थों और मिसलों दोनों मिलकर क्या है दल खालसा का निर्माण करते हैं, यानी कि ये संयुक्त सेना है। ठीक है, आगे देखिए। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें क्या गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव, यानी आपसे पूछा सकता है कि जो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। अब देखिए आपसे पूछा सकता कि जो राखी व्यवस्था है ये किसने स्थापित किया था, सिखों ने किया था। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण दिया था। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता है कि सिखों की द्वारा जो राखी व्यवस्था स्थापित की गई थी उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उनको क्या है संरक्षण प्रदान करना, ये क्या है राखी व्यवस्था कहलाती है। तो इस चीज को जरूर पढ़ के जाएंगे। ये चित्र में आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह की तलवार, और ये गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु। ठीक है, आगे देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। ठीक है, ये चीज है। और अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कृष्ट शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा सकता कि भाई कौन से सिख शासक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं शिवाजी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है आगे हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखते हैं मराठा राज्य के बारे में। ये भी स्वतंत्र हो गए थे। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षत्रिय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। ठीक है, शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक इन्होंने शासन किया था। ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों यानी देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कुनबी पशुचारक, जो कृषक पशुचारक होते हैं उनको कुनबी कहते हैं, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। ठीक है, शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों ने एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री होता है, ये भी आप जान सकते हैं, के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बनी। देखिए पूरे जो थी ये मराठा राज्य की राजधानी बनी थी, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेशवाओं की देखने में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ठीक है, 1720। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर शिवाजी के बारे में क्या कहा गया है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में यानी दक्षिण में, ठीक है,
शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जो जन्म था 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। ठीक है, अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और स्वदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि 1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सैन्य और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक क्या मराठा नरेश को समस्त दक्कन यानी कि दक्षिण प्रायद्वीप के अधिपति से के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। देखिए, पेपर आपसे यही पूछता है कि चौथ और सरदेशमुख ये कर कौन से थे, किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये आपको मराठों के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अब देखिए चौथ क्या है। चौथ देखिए, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूल देते हैं। देखिए, पेपर में आपसे स्टेटमेंट में कथन में यही पूछ सकता है कि चौथ में कितने प्रतिशत कर वसूलते थे, तो उसमें कुछ 25 दे देगा, 30 दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला कर था। अब सरदेशमुखी क्या था, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले क्या होता था, भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, आगे देखिए। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा को मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ठीक है, और ये शहर जो हर तरह के क्या थे, ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्य भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2023 और 24 की बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल न्यू एडिशन है। अब यहाँ पर देखेंगे जाट के बारे में। ठीक है, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन यानी कि जाट नेता कौन थे, चूड़ामन के नेतृत्व उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर अपना नियंत्रण क्या कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी ही बन गए। ठीक है, जाट
जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों में नमूने पर बनाई गई थी। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756-63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को यानी आधुनिक राजस्थान में आपको संगठित किया। ठीक है, संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किलों और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस चैप्टर को बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के हर एक एनसीईआरटी के चैप्टर को देखने के लिए और एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट को करने के लिए पेपर 2 एसएसटी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।